हेलो स्टूडेंट्स, बायोलॉजी की ऑनलाइन कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत है। तो बेटा अपने प्लांट फिजियोलॉजी के अंतर्गत रेस्पिरेशन श्वसन वाला टॉपिक चल रहा है। तो कल आपको मैंने श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले बाह्य कारक समझाए थे, ठीक है। आज आपको श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक समझाऊंगा। क्लियर बेटा? तो ध्यान से देखें, हेडिंग में लिख देता हूँ, श्वसन को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक ये टॉपिक पढ़ना है अपन को, ठीक है। तो इसमें सबसे पहला कारक अपन कौन सा पढ़ेंगे बेटा? जीव द्रव्य है कारक नंबर पहला। और क्या पढ़ेंगे इसमें? ध्यान से देखें, ठीक है। कोशिका की उम्र के साथ साथ जीव द्रव्य की सक्रियता घटती जाती है। कोशिका की उम्र बढ़ने के साथ साथ जीव द्रव्य की सक्रियता घटती जाती है। जीव द्रव्य की सक्रियता घटती जाती है। यही कारण है कि विभजोतक कोशिकाओं का जीव द्रव्य अत्यधिक सक्रिय होने के कारण उनमें श्वसन दर तेज गति से होती है। श्वसन दर तेज गति से होती है। तो बेटा पहला आंतरिक कारक, श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारकों में पहला आंतरिक कारक जीव द्रव्य मैं आपके सामने ब्लैक बोर्ड पे लिख चुका हूँ। तो एक बार आप ध्यान से देख लें। देखो बेटा, कोशिका की उम्र बढ़ने के साथ साथ जीव द्रव्य की सक्रियता घटती जाती है। यही कारण है कि विभजोतक कोशिकाओं का जीव द्रव्य अत्यधिक सक्रिय होने के कारण उनमें श्वसन की दर सर्वाधिक होती है। क्योंकि बेटा विभजोतक कोशिकाएं निरंतर विभाजनशील अवस्था में रहती हैं, ठीक है। तो ये तो बेटा आपने पहला कारक पढ़ लिया आंतरिक कारकों में। अब दूसरा पढ़ते हैं, श्वसनीय क्रियाधार। श्वसनीय क्रियाधार तो वैसे तो नाम से ही पता चल रहा है बेटा, श्वसन की क्रिया में भाग लेने वाले क्रियाधार यदि अधिक मात्रा में उपस्थित होते हैं एक सीमा तक, तो श्वसन की दर में वृद्धि हो जाती है, ठीक है ना। तो इसमें जो मेन चीज़ है वो तो मैंने आपको बता दी। अब इसमें आपको लिखना कैसे है, याद कैसे करना है, वो आपको मैं बता रहा हूँ। श्वसन की क्रिया में श्वसनीय क्रियाधारों के श्वसन की क्रिया में
श्वसनी क्रियाधारों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। श्वसनी क्रियाधारों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। ठीक है ना, आगे चलिए। अतः क्रियाधार पदार्थ की मात्रा बढ़ने पर क्रियाधार पदार्थ की मात्रा बढ़ने पर क्रियाधार पदार्थ की मात्रा बढ़ने पर श्वसन की दर में वृद्धि हो जाती है। ठीक है, लेकिन बेटा इसमें एक बात आपको ध्यान रखने योग्य है कि क्रियाधार की मात्रा बढ़ाने पर यद्यपि श्वसन की क्रिया में वृद्धि होती है, लेकिन यदि क्रियाधार की मात्रा एक लिमिट से ज़्यादा हो जाए तो उस केस में श्वसन की दर बढ़ने की बजाय कम होने लगती है। ऐसी स्थिति में क्रियाधार की मात्रा बढ़ाने के साथ साथ आपको एंजाइम की मात्रा में भी वृद्धि करनी पड़ेगी श्वसन की दर को बढ़ाने हेतु। ठीक है ना, तो अपन इसमें ये भी लिख देंगे कि एक सीमा तक। तो अपन ने क्या पढ़ा बेटा कि श्वसन की क्रिया में श्वसनी क्रियाधारों के ऑक्सीकरण से ऊर्जा उत्पन्न होती है। अतः क्रियाधार पदार्थ की मात्रा बढ़ने पर श्वसन की दर में वृद्धि हो जाती है। तो बेटा अभी तक अपन श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले दो आंतरिक कारक पढ़ चुके हैं। पहला कारक तो अपन ने कौन सा पढ़ा? जीव द्रव्य, कि जीव द्रव्य की सक्रियता समानुपाती होती है श्वसन की दर के। दूसरा कारक अपन ने पढ़ा श्वसनीय क्रियाधार, तो श्वसनीय क्रियाधार पदार्थ की मात्रा समानुपाती होती है किसके? श्वसन की दर के। अब अपन नंबर 3 पढ़ने वाले हैं, कोशिका की आयु। कोशिका की आयु, हेडिंग नंबर 3। ठीक है ना, प्रौढ़ एवं वृद्ध कोशिकाओं की श्वसन, प्रौढ़ व वृद्ध कोशिकाओं की श्वसन दर, प्रौढ़ एवं वृद्ध कोशिकाओं की श्वसन दर क्रमशः कम होती जाती है, क्रमशः कम होती जाती है। प्रौढ़ एवं वृद्ध कोशिकाओं की श्वसन दर क्रमशः कम होती जाती है, जबकि तरुण कोशिकाओं की श्वसन दर, तरुण कोशिकाओं की श्वसन दर सर्वाधिक होती है। तो बेटा ये आंतरिक कारक नंबर 3 हो गया, जिसमें मैंने आपको बताया कि प्रौढ़ एवं वृद्ध कोशिकाओं की श्वसन दर क्रमशः घटती जाती है, जबकि तरुण कोशिकाओं की श्वसन दर सर्वाधिक होती है। ठीक है, अगला पॉइंट नंबर 4 आ गया, घाव अथवा क्षति, हेडिंग नंबर 4। घाव या क्षति, श्वसन दर बढ़ेगी बेटा
चोट लगने अथवा क्षति के कारण पौधे में किसी स्थान विशेष पर घाव हो जाने से, पौधे में किसी स्थान विशेष पर घाव, पौधे में किसी स्थान विशेष पर घाव हो जाने पर, घाव हो जाने पर, ठीक है ना। आगे चलिए। शर्करा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, शर्करा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, शर्करा की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। आगे चलिए। जिससे उस स्थान की कोशिकाओं में, उस स्थान की कोशिकाओं में श्वसन दर बढ़ जाती है। तो बेटा एक बात आप ध्यानपूर्वक समझ सकते हैं कि शर्करा श्वसनीय क्रियाधार पदार्थ के रूप में प्रयुक्त होता है, ठीक है। तो पौधे में जब किसी स्थान विशेष पर चोट लग जाती है या घाव बन जाता है, ठीक है, तो उस स्थान पर शर्करा का निर्माण अत्यधिक हो जाता है। और बेटा शर्करा क्या है? श्वसन का क्रियाधार पदार्थ। तो बेटा शर्करा अथवा श्वसन के क्रियाधार पदार्थ की अधिकता से श्वसन की दर में वृद्धि हो जाती है, ठीक है। अब अपन पांचवा और अंतिम कारक इसी क्रम में पढ़ रहे हैं, जैव रासायनिक पदार्थ। जैव रासायनिक पदार्थ, ठीक है ना। श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले आंतरिक कारक चल रहे हैं। सबसे पहला आंतरिक कारक आपने कौन सा पढ़ा? जीव द्रव्य। नंबर 2 पे आपने कौन सा पढ़ा? श्वसनीय क्रियाधार। नंबर 3 पर आपने कौन सा पढ़ा? कोशिका की आयु। नंबर 4 पे आपने कौन सा पढ़ा? घाव और क्षति। अब नंबर 5 पे आ गए। क्या लिखा है 5 पे? मैंने बोर्ड पे हेडिंग जैव रासायनिक पदार्थ। क्या लिखेंगे इसमें अपन? देखिए, विभिन्न वृद्धि हार्मोन जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, एथाइलिन, विभिन्न वृद्धि हार्मोन जैसे ऑक्सिन, जिबरेलिन, एथिलीन आदि, ये तीनों के तीनों बेटा वृद्धि हार्मोन हैं, को पौधों पर छिड़कने से, पौधों पर छिड़कने से श्वसन की दर में वृद्धि होती है। श्वसन की दर में वृद्धि होती है। इसके विपरीत क्लोरोफॉर्म, ईथल, एल्कोहल, इसके विपरीत क्लोरोफॉर्म, ईथर, एल्कोहल आदि, क्लोरोफॉर्म, ईथर, एल्कोहल आदि की अधिक मात्रा, आदि की अधिक मात्रा
पौधों पर विषैला प्रभाव डालती है। ठीक है ना। आगे चलिए इसी क्रम में बेटा, इसके अलावा साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, इसके अलावा साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे पदार्थ श्वसनीय एंजाइमों से, श्वसनीय एंजाइम से संयोग कर, श्वसनीय एंजाइम से संयोग कर उन्हें निष्क्रिय बना देते हैं, उन्हें निष्क्रिय बना देते हैं। जिससे श्वसन दर कम हो जाती है। तो ये बेटा पांचवा और अंतिम आंतरिक कारक, श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाला अंतिम कारक मैंने आपके सामने बता दिया। कौन सा कारक है बेटा? जैव रासायनिक पदार्थ। एक्चुअल में इसके अंतर्गत अपन कुछ ऐसे कारकों के बारे में पढ़ने वाले हैं जो श्वसन दर की वृद्धि, श्वसन दर की कमी, है ना, या श्वसन दर को रोकने में मदद करते हैं। और वो मैंने तीनों प्रकार आपके सामने ब्लैक बोर्ड पर लिख दिए हैं। एक बार इन सभी को देख लीजिए। देखो, पांचवा आंतरिक कारक मैंने क्या लिखा है? जैव रासायनिक पदार्थ। तो विभिन्न वृद्धि हार्मोन जैसे ऑक्सिन, जिब्बेरेलिन, एथिलीन आदि को पौधों पर छिड़कने से श्वसन की दर में वृद्धि होती है। इसके विपरीत क्लोरोफॉर्म, ईथर एल्कोहल आदि की अधिक मात्रा पौधों पर विषैला प्रभाव डालती है। इसके अलावा साइनाइड, कार्बन मोनोऑक्साइड जैसे पदार्थ श्वसनीय एंजाइम से संयोग कर उन्हें निष्क्रिय बना देते हैं। क्या होता है उससे? श्वसन की दर में कमी आती है। ठीक है ना। तो ये अपना एक बड़ा प्रश्न खत्म हो गया। अब आपके सामने एक मैं समरी बना रहा हूँ, या यूँ कह दीजिए एक टेबल, जिसमें अपन श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले सभी कारकों के बारे में एक साथ बोर्ड पे लिखेंगे। देखो, श्वसन की क्रिया को प्रभावित करने वाले कारक, ठीक है ना। और इन कारकों को बेटा अपन कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। कितने भागों में बांटेंगे? 2 भागों में। ठीक है ना। कौन कौन से 2 भाग पड़ेंगे? यहाँ तो मैंने लिख दिया बाह्य कारक, ठीक है, और दूसरी साइड में अपन लिख देते हैं बेटा आंतरिक कारक। आंतरिक कारक तो मैंने आज ही आपको पढ़ाए हैं 5। कौन कौन से पढ़े थे? एक तो पढ़ा था जीव द्रव्य, पहला कारक, ठीक है ना, और दूसरा कारक श्वसनीय क्रियाधार, ठीक है। तीसरा कारक अपन ने पढ़ा था कोशिका की आयु। कारक नंबर 4 कौन सा पढ़ा था अपन ने? घाव या क्षति।
घाव या क्षति। और कारक नंबर 5 में अपन ने क्या पढ़े थे? जैव रासायनिक पदार्थ। तो ये सारे तो कौन से कारक हो गए बेटा? आंतरिक कारक। अब मैं बाह्य कारकों के बारे में लिख रहा हूँ। तो एक तो अपन ने पढ़ा था बेटा तापमान, एक पढ़ा था ऑक्सीजन, एक पढ़ा था CO2, है ना, एक पढ़ा था अपन ने प्रकाश। कितने कारक हो गए? 4 कारक हो गए। एक अपन ने पढ़ा था बेटा जल। तो 5 कारक बाह्य कारक, श्वसन की क्रिया को प्रभावित करते हैं। कौन कौन से 5 बाह्य कारक मैंने बोर्ड पे लिखे हैं? पांचों के नाम आप एक बार बोर्ड पे देख लीजिए। तापमान, ऑक्सीजन, CO2, प्रकाश और जल। और बेटा आंतरिक कारकों के अंदर आपने कौन कौन से पढ़े? आंतरिक कारकों में आपने जीव द्रव्य, श्वसनीय क्रियाधार, कोशिका की आयु, उसके बाद में घाव अथवा क्षति, ठीक है ना, और उसके बाद जैव रासायनिक पदार्थ। ठीक है, ये कहानी खत्म हो गई। आगे चलिए बेटा, अब अपन श्वसन की क्रियाविधि शुरू करेंगे। क्या शुरू करेंगे बेटा? श्वसन की क्रियाविधि। और श्वसन की क्रियाविधि का सबसे पहला चरण अपन कौन सा पढ़ेंगे? ग्लाइकोलाइसिस। ये पढ़ेंगे बेटा, ठीक है ना। तो ग्लाइकोलाइसिस के बारे में आप 3-4 पॉइंट ध्यानपूर्वक सुन लीजिए। उसके बाद अगले वीडियो से आपको ग्लाइकोलाइसिस की संपूर्ण प्रक्रिया की क्रियाविधि समझाई जाएगी। देखो बेटा, सबसे पहली बात तो आपको ये जाननी है कि यह श्वसन की प्रक्रिया का प्रथम चरण है, ठीक है ना। और बेटा इस प्रक्रिया में ग्लूकोज का लाइसिस होता है, यानी कि ग्लूकोज का एक अणु विघटित होकर पायरुविक अम्ल के 2 मोल बनाता है। बैठ गई आपके समझ में। दूसरी बात बेटा, यह प्रक्रिया कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। इम्पोर्टेंट बात। तीसरी बात पर आ जाइए। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में ध्यान से सुनना, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता नहीं होती, अर्थात यह क्रिया ऑक्सीजन की उपस्थिति और अनुपस्थिति दोनों में समान रूप से संपन्न होती है। तीसरी बात हो गई बेटा। और अब चौथी और अंतिम बात पे आ जाइए, ठीक है ना। ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया को 3 वैज्ञानिक, एम्बडेल, मेयरहॉफ और पारनास, इन तीनों वैज्ञानिकों ने खोजा था। इसीलिए इस प्रक्रिया को EMP पाथ कहा जाता है, ठीक है। एक बात और सुन लीजिए, ग्लाइकोलाइसिस की प्रक्रिया में अंत उत्पाद के रूप में 2 मोल पायरुविक अम्ल, 2 मोल नेट ATP तथा 2 मोल NaDH2 का उत्पादन होता है। इसके बाद बेटा आपको मैं बता रहा हूँ कि ग्लाइकोलाइसिस एक जटिल जैव रासायनिक अभिक्रिया है, जिसके अंदर काफ़ी सारी अभिक्रियाएं परस्पर मिलकर के एक रेखीय वक्र का निर्माण करती हैं। तो बेटा आज के इस वीडियो में केवल इतना ही। कल से कल वाले वीडियो में आपको ग्लाइकोलाइसिस की संपूर्ण प्रक्रिया तथा उसमें ATP अकाउंट के बारे में संपूर्ण जानकारी दी जाएगी। धन्यवाद।